Hello, good morning. Myself, Dr. Sunita Pandey, Associate Professor in Economics, SK Government Girls College, Sikar. Today we are going to study about the price effect, income effect and substitution effect. आज हम इन तीनों प्रभावों को अलग करने की विधि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कीमत प्रभाव को आय प्रभाव व प्रतिस्थापन प्रभाव से अलग करने की दो प्रकार की विधियां प्रचलित है। एक विधि जो हिक्स ने प्रस्तुत की है और दूसरी प्रोफेसर स्लट्सकी की विधि है। प्रोफेसर हिक्स का मानना है कि कीमत प्रभाव के कारण ही दो अन्य प्रभाव उत्पन्न होते हैं जिन्हें हम आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव के नाम से पुकारते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि किस प्रकार कीमत प्रभाव आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव को उत्पन्न करता है। एक उपभोक्ता के पास में उसकी आय सीमित होती है, अर्थात मौद्रिक आय एक रिस्ट्रिक्शन के रूप में उसके पास होती है जो कि दी हुई होती है या कहें कि निश्चित होती है। उस निश्चित मौद्रिक आय में से ही एक उपभोक्ता को अपनी एक्स और वाई वस्तुओं को खरीद करके अपने उपभोग की पूर्ति या कहीं की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। उस निश्चित आय के दिए हुए होने पर और एक्स और वाई, माना कि एक उपभोक्ता एक्स और वाई दो वस्तुओं का उपभोग कर रहा है और ऐसी स्थिति में अगर एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाता है, एक्स वस्तु की कीमत घट जाती है, तो ऐसा होने पर पूर्ववत मात्रा खरीदने के लिए एक उपभोक्ता को पहले से कम पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि एक उपभोक्ता के पास में 100 रुपए उसकी मौद्रिक आय के रूप में विद्यमान है। उन 100 रुपयों को वह एक्स और वाई इन दो अलग अलग वस्तुओं पर व्यय करता है। प्रारंभ में एक्स वस्तु की कीमत 4 रुपए पर यूनिट और वाई वस्तु की कीमत 5 रुपए प्रति इकाई होती है। ऐसा होने पर उपभोक्ता एक्स वस्तु की 15 इकाइयां और वाई वस्तु की 8 इकाइयां परचेज करता है। जब वह एक्स वस्तु की 15 इकाई खरीदता है तो वह उस वस्तु को खरीदने पर 15 × 4 बराबर 60 रुपए व्यय करता है। इसी प्रकार 5 रुपए प्रति इकाई वाई होने पर वह 8 इकाई वाई की खरीदता है और वाई वस्तु को खरीदने पर वह 40 रुपए व्यय करता है। इस प्रकार 60 + 40 उसकी संपूर्ण आय 100 रुपए आय के बराबर उसका व्यय हो जाता है। जैसा कि पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं कि उपभोक्ता को मिलने वाली कुल उपयोगिता अधिकतम उसी स्थिति में हो सकती है जिस स्थिति में वह अपनी संपूर्ण मौद्रिक आय को व्यय करता हो। अब मान लीजिए कि एक्स वस्तु पहले से सस्ती हो जाती है और एक्स वस्तु की कीमत 4 रुपए से घट करके 2 रुपए हो जाती है। ऐसा होने पर पूर्ववत इकाइयां खरीदने के लिए एक उपभोक्ता को पहले से कम मुद्रा खर्च करनी होती है। अब ऐसा होने पर यदि वह वाई की 8 इकाई खरीदता है तो वह वाई पर 40 रुपए व्यय कर रहा है, परंतु एक्स की जो पूर्व इकाइयां 15 इकाई वह खरीद रहा था उसे खरीदने पर अब उसे 60 रुपए नहीं बल्कि केवल 30 रुपए खर्च करने होते हैं और इस प्रकार उसका कुल जो व्यय है वह 40 रुपए वाई पर और 30 रुपए एक्स पर, इस तरह 70 रुपए व्यय होता है और एक उपभोक्ता के पास में 30 रुपए बच जाते हैं। ये उसके पास में एक अतिरिक्त आय के रूप में आते हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए कि मौद्रिक आय में वृद्धि नहीं होती है बल्कि वास्तविक आय में वृद्धि होती है और वास्तविक आय में वृद्धि होने पर जो पैसा उपभोक्ता के पास में बच जाता है 30 रुपए उसके पास में जो अभी भी बचे हुए हैं, इन 30 रुपयों से वो चाहे तो केवल एक्स की अधिक इकाइयां खरीद सकता है, वो चाहे तो एक्स और वाई दोनों की इकाइयों में वृद्धि कर सकता है, वो चाहे तो वाई उसे, क्योंकि तुलनात्मक रूप से पहले से महंगी लगने लग गई है इसलिए वह वाई की इकाइयों में कटौती करके एक्स की इकाइयों को और भी बढ़ा सकता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि सबसे पहले कीमत प्रभाव लागू होता है और इस कीमत प्रभाव के कारण आय प्रभाव उत्पन्न होता है और उसी आय प्रभाव से प्रतिस्थापन प्रभाव उत्पन्न होता है। लीजिए अब हम इसे एक रेखा चित्र की सहायता से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम कीमत प्रभाव को आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव में विभक्त करने की हिक्स की विधि को पढ़ते हैं। प्रोफेसर हिक्स के अनुसार इस रेखा चित्र में सर्वप्रथम MN कीमत रेखा दी हुई है जो कि आपके सामने MN ये प्रारंभिक कीमत रेखा है। अब इसके A बिंदु पर एक उपभोक्ता सामने की स्थिति में होता है। मान लीजिए कि X वस्तु सस्ती हो जाती है और ऐसा होने पर कीमत रेखा दाहिनी ओर शिफ्ट हो जाती है और वह अब MN से MN1 के रूप में हो जाती है। MN1 नई कीमत रेखा है और इस कीमत रेखा के B बिंदु पर एक उपभोक्ता अब सामने की स्थिति में होता है। वापस देखिए कि MN प्रारंभिक कीमत रेखा है जिसके A बिंदु पर IC1 पर एक उपभोक्ता सामने की स्थिति में होता है, पर क्योंकि कीमत में परिवर्तन हो गया है, एक्स वस्तु पहले से सस्ती हो गई है और सस्ती होने के कारण ये कीमत रेखा दाहिनी ओर
MN1 के रूप में शिफ्ट हो जाती है। जब ऐसा होता है कि कीमत में कमी हो जाती है तो उपभोक्ता के पास में कुछ मुद्रा बच जाती है। हिक्स का मानना है कि क्योंकि उपभोक्ता की मौद्रिक आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए एक उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसी वजह से हिक्स का मानना है कि जितनी मात्रा में उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है उतनी मात्रा में उससे क्षतिपूरक परिवर्तन के रूप में आय वापस ले लेनी चाहिए। ऐसा करने पर ये डॉटेड लाइन जो है M2 N2 के रूप में हमें एक नई कीमत रेखा प्राप्त हो जाती है, जो कि एक डॉटेड लाइन के रूप में आपको यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रही है। ये MN1 के समानांतर चलती है, अर्थात जितनी मात्रा में कीमत में कमी हुई थी उस कीमत में कमी के कारण उपभोक्ता के पास में जो आय बच जाती है उस बची हुई आय को ध्यान में रखते हुए उससे क्षतिपूर्वक परिवर्तन के रूप में कुछ मात्रा में मुद्रा वापस ले ली जाती है। और इसके पीछे कारण यही है कि जिससे वह पूर्ववत कुल उपयोगिता के स्तर पर बना रहे। ऐसा करने पर एक उपभोक्ता का अब नया साम्य का बिंदु C होता है। अब हमारे पास में कुल मिलाकर के 3 साम्य के बिंदु है A, B और C। इन तीनों बिंदुओं पर जो स्थिति विद्यमान है उसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि A बिंदु से लेकर के B बिंदु तक का जो चलन है उपभोक्ता का, अर्थात एक उपभोक्ता A बिंदु से B बिंदु पर पहुंचता है किस वजह से? प्राइस इफेक्ट के कारण, यानी कीमत प्रभाव। कीमत प्रभाव A से B बिंदु पर होता है, जहां पर एक उपभोक्ता पहले प्रारंभ में OX1 इकाइयां X की खरीद रहा था, लेकिन क्योंकि X वस्तु सस्ती हो गई है इसलिए उपभोक्ता के द्वारा X वस्तु की मात्रा में वृद्धि कर दी जाती है और A बिंदु से B बिंदु पर आने की वजह से एक उपभोक्ता X1 से लेकर के X3 तक X की इकाइयां अतिरिक्त खरीदता है। ये कीमत प्रभाव के कारण संभव होता है। कीमत प्रभाव के कारण जब आय प्रभाव उत्पन्न होता है और उस आय प्रभाव के कारण जब आय बढ़ जाती है तो उपभोक्ता से क्षतिपूर्व परिवर्तन के रूप में आय पुनः वापस ले ली जाती है और अब एक नई कीमत रेखा M2 N2 के रूप में एक उपभोक्ता को प्राप्त होती है। इसके C बिंदु पर उपभोक्ता साम्य की स्थिति में होता है। यहाँ A से C तक का चलन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहलाता है, अर्थात C बिंदु जो है ये A बिंदु से C बिंदु तक का चलन, पहले A बिंदु पर साम्य की स्थिति में था उपभोक्ता और अब वह A से चल करके C बिंदु पर पहुंच जाता है। A बिंदु से C बिंदु तक का चलन प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाता है। C बिंदु से B बिंदु का चलन आय प्रभाव कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि जब क्षतिपूर्वक परिवर्तन के रूप में उपभोक्ता से आय वापस ले ली जाती है तो वह B बिंदु से C बिंदु पर पहुंच जाता है। B बिंदु से C बिंदु पर पहुंचना यह आय प्रभाव है, A बिंदु से C बिंदु पर पहुंचना यह प्रतिस्थापन प्रभाव है और A बिंदु से B बिंदु पर पहुंचना यह कीमत प्रभाव कहलाता है। ध्यान रहे कि A व C दोनों बिंदु IC1 तटस्थ वक्र पर स्थित है। इन दोनों बिंदुओं पर उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता का स्तर समान रहता है, अर्थात ये दोनों बिंदु एक ही तटस्थ वक्र पर स्थित होते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि प्रोफेसर हिक्स ने ये स्पष्ट किया कि कीमत प्रभाव जो है उसी की वजह से आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव उत्पन्न होते हैं। लीजिए अब हम कीमत प्रभाव को आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव में बांटने की स्लट्सकी की विधि का अध्ययन करते हैं। अब इस रेखा चित्र पर ध्यान दीजिए। इस रेखा चित्र में प्रारंभिक कीमत रेखा MN है। यदि X वस्तु की कीमत घट जाती है तो ऐसा होने पर कीमत रेखा MN1 के रूप में दाहिनी ओर शिफ्ट हो जाती है। यहाँ भी वही थ्योरी लागू होती है कि कीमत में कमी होने के कारण जब उपभोक्ता के पास में अतिरिक्त आय बच जाती है, चूंकि यह उसकी मौद्रिक आय नहीं है, वास्तविक आय है, हमें मौद्रिक आय और वास्तविक आय के अंतर को समझ लेना चाहिए। मौद्रिक आय वह आय होती है जो उपभोक्ता को मुद्रा के रूप में प्राप्त होती है। यहाँ भी हम उसी उदाहरण को ले सकते हैं कि एक उपभोक्ता के पास में 100 रुपए उसकी मौद्रिक आय है, तो उसकी मौद्रिक आय में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं होती है। दूसरी तरफ वास्तविक आय है। वास्तविक आय क्या है? रियल इनकम इज नथिंग बट परचेसिंग पावर ऑफ मॉनेटरी इनकम, अर्थात वास्तविक आय वह आय है, मौद्रिक आय की सहायता से हम जितनी वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकते हैं वही हमारी वास्तविक आय कहलाती है। तो इस प्रकार एक उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है। जब आय बढ़ जाती है तो उस परिवर्तन को पुनः समायोजित करने के लिए उसकी आय में क्षतिपूर्वक परिवर्तन किया जाता है, अर्थात उतनी मात्रा में उससे आय वापस ले ली जाती है। ऐसा करने पर उपभोक्ता के पास में M2 N2 यह नई कीमत रेखा प्राप्त होती है। यहाँ भी एक उपभोक्ता के 3 साम्य बिंदु A, C और B प्रदर्शित किए गए हैं। जब प्रारंभ में कीमत प्रभाव लागू होता है तो उपभोक्ता A बिंदु से B बिंदु पर पहुंचता है। Since the very first beginning,
ए इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, अर्थात सबसे प्रारंभ में ए बिंदु साम्य का बिंदु होता है जो कि IC 1 पर स्थित है और कीमत रेखा MN पर स्थित है। अब यदि कीमत में कमी हो जाती है X वस्तु की कीमत में, तो यह कीमत रेखा MN से MN1 पर शिफ्ट हो जाती है और ऐसा होने पर उपभोक्ता का साम्य ए बिंदु से बी बिंदु पर चला जाता है, जहां पर वह X वस्तु की पहले से अधिक इकाइयां खरीदता है। X वस्तु की X1 से X3 इकाइयां वो अतिरिक्त खरीदता है, या कह सकते हैं कि ज्यादा खरीदता है। इस तरह ए बिंदु से बी बिंदु तक का चलन प्राइस इफेक्ट के नाम से पुकारा जाता है, अर्थात कीमत प्रभाव कहलाता है। इसी प्रकार ए बिंदु से सी बिंदु तक का चलन, ए बिंदु से उपभोक्ता चल करके सी बिंदु पर आता है। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है और वो यह है कि हिग्स तो हमें ये कहते हैं कि एक उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जबकि स्लट्सकी का ये मानना है कि जब उपभोक्ता के पास में अतिरिक्त आय बच जाती है, वस्तु सस्ती हो जाती है, तो ऐसा होने पर क्योंकि वह पहले से अतिरिक्त इकाइयां वस्तु की प्राप्त कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसकी कुल उपयोगिता में भी परिवर्तन होना चाहिए। यही वजह है कि स्लट्सकी जो है वह ए बिंदु से जब सी बिंदु पर उपभोक्ता का चलन होता है, अर्थात प्रतिस्थापन प्रभाव जब लागू होता है, तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता ए से सी बिंदु पर पहुंच जाता है और ये सी बिंदु IC2 पर स्थित होता है। थैंक यू।